आपने बैनामा कराया है और बैनामा कराने के बाद आपके खिलाफ जो है बैनामा आपका कैंसिल हो गया और 420 की एफआईआर भी हो गई। तो ये क्या रीजन होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये काम होता है, ये सारा इस वीडियो में बताया गया है। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज फिर नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक इतना खास है कि आपके लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। आपने कोई बैनामा कराया है, बैनामा कराने के बाद भी वो कैंसिल हो गया, उसके कैंसिल होने के कौन कौन से ऐसे रीजन है जिन्हें आप बैनामा कराने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपने पेमेंट जो है, सबसे मेन चीज होती है बैनामे का मतलब होता है बैनामा लेना और उसके प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ राशि को देना। तो अगर आप बैनामा लेते हैं तो उसके प्रतिफल के रूप में जो है आप एक निश्चित अमाउंट देते हैं। अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि पैसा तो नकद दे दिया लेकिन बैनामे में चेक दिखा दिया, हमने पेमेंट चेक से किया है, या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर दिखा दिया, हमने पेमेंट जो है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया, वकील साहब ने सलाह दी और उनकी सलाह मान ली और उसी हिसाब से उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो चेक से पैसे देने पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। बैनामे में लेन देन होना एक कानूनी प्रक्रिया है। बैनामा कराने से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनका भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। आपने बैनामा कराया है और बैनामा कराने के बाद आपके खिलाफ जो है बैनामा आपका कैंसिल हो गया और 420 की एफआईआर भी हो गई। तो ये क्या रीजन होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये काम होता है, ये सारा इस वीडियो में बताया गया हूँ। सामने स्क्रीन पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, इसे आप ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए। इसमें लिखा हुआ है कुल विक्रय धन 12,50,000 रुपए में से 5,15,000 रुपए खाता संख्या, फिर खाता संख्या लिखा हुआ है, फिर बैंक का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद ये लिखा हुआ है और 7,15,000 रुपए खाता संख्या इसमें और से खाता संख्या इस एसबीआई में दिनांक लिखिए आरटीजीएस द्वारा लेकर तथा 20,000 रुपए पूर्ण घर पर लेकर प्राप्त किए। अगर आपने ये डिटेल लिखी है और ये डिटेल जो है आपके अकाउंट से मैच नहीं हो रही है और अगर पार्टी बेचने वाले के दिमाग में फर्क आ दिया, आपने लिख तो दिया बैनामे में और लेकिन आपने पेमेंट इस तरह नहीं किया, पेमेंट आपने नकद कर दिया बैनामे की खाना पूर्ति करने के लिए, ये बातें आपने लिख दी और बेचने वाले के दिमाग में मन में लालच आ गया, वो कोर्ट चला गया और कोर्ट में जाके उसने कहा कि मैंने जो है बैनामा किया था और प्रतिफल के रूप में मुझे ऐसे ऐसे दिखाया गया था लेकिन मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं आया और बैंक स्टेटमेंट उसने अपने अकाउंट की लगा दी। तो उस स्थिति में आपका बैनामा कैंसिल हो सकता है और आप पे धोखाधड़ी का भी 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। एक कंडीशन आती है ये, कुल विक्रय धन 4,10,000 रुपए में से 1 लाख रुपए पीएनबी बैंक शाखा बुढ़ाने से, आईसीआई बैंक शाखा बुढ़ाने में, 1 लाख रुपए पीएनबी बैंक शाखा बुढ़ाने से कैनरा बैंक में दिनांक 27/7/2024 को और 2,10,000 रुपए चेक संख्या इतने के माध्यम से लेकर प्राप्त किए। अब आपने लिखा इस बैंक से इस बैंक में गए, इस बैंक से इस बैंक में गए और एक चेक संख्या लिखी और चेक संख्या के बाद लिख दिया इतना अमाउंट लेकर प्राप्त किया, जबकि ऐसा रियल में नहीं हुआ है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो भी कोर्ट चला गया, कोर्ट में जाके ये साबित बड़ी आसानी से हो जाएगा कि आपने जो है धोखाधड़ी की है, वो बैनामा भी कैंसिल हो जाएगा और आपके 420 का मुकदमा अलग नहीं हुआ, चेक के खिलाफ भी आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये आती है कि 1.5 लाख रुपए में से 1,30,000 रुपए चेक संख्या इतने के द्वारा और 20,000 रुपए नगद लेकर प्राप्त किए। नगद का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता है लेकिन ये जो चेक संख्या आपने मेंशन की है, यदि आपने इस चेक संख्या का पेमेंट नहीं किया है और बेचने वाले के मन में लालच आ जाए, फ्रॉड गर्दी आ जाए, झूठ आ जाए, आपने नगद लेन देन कर दिया है जबकि कानून की नजर में नगद लेन देन मान्य नहीं है, क्योंकि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डायरेक्शन जारी की है उसमें किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन में 20,000 रुपए से ज्यादा नगद का लेन देन नहीं किया जा सकता। बाकी जो भी लेन देन होगा वो आपके अकाउंट के माध्यम से होगा, वो चेक के द्वारा हो, आरटीजीएस हो, एनएफटी हो, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो, किसी भी माध्यम से हो, बैंक के द्वारा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं कि आपने अपने खाना पूर्ति करने के लिए वकील के कहने से या अपने डीलर के कहने से या मीडिएटर के कहने से आपने जो है बैनामे में लिखा दिया, बैनामा करा दिया, बैनामा हो गया, अगर बेचने वाले के मन में फर्क नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो कोर्ट चला गया तो आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी और आपके खिलाफ धोखाधड़ी का, फोर्जरी का मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने का एक सीधा सा तरीका यह है कि आप जो है किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आए, अपना बैनामा कराते हुए बिल्कुल जेन्युइन कानूनी तरीके से बैनामा करें। बैनामा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, एक का हक दूसरे पर ट्रांसफर होता है और बैनामे की जो शर्त होती है उसमें जो है लेन देन का होना कंपलसरी है। यदि उसमें लेन देन नहीं होता है तो वो बैनामा शून्य माना जाएगा, उसे बैनामे को अवैध घोषित किया जाएगा, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, चाहे जितनी भी पत्ती आपने रजिस्ट्री कराई हो, पूरा स्टाम्प लगाया, सब कुछ कराया हो। तो किसी के भी बहकावे में मत आए, बैनामा कराते हुए इस चीज का खास ध्यान रखें कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और चेक से लेन देन दिखा रहे हैं या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर दिखा रहे हैं, वो जेन्युइन होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए।
आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बैनामा कराते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। फिर भी बैनामे से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर आपका कोई कमेंट इस तरह का हुआ तो उस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।